हेलो बच्चों, वेलकम यू ऑल अगेन टू योर फिजिक्स चैनल फिजिक्स आई एम योर फिजिक्स टीचर हेमंत चौधरी। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 3। आज हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे ओम्स लॉ, उसके बाद रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी, उसके बाद डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ, तो और कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। तो आप पहले देखो, मैंने लास्ट वीडियो जो था लेक्चर नंबर 2 में यहाँ पे करंट एंड ड्रिप वेलोसिटी के बारे एक रिलेशन ऐसे लिखा था, हम लोगों ने निकाला था आई इक्वल टू एन ए वी डी, और ड्रिप वेलोसिटी का जो रिलेशन था उस रिलेक्सेशन था वो था ये। इसी फॉर्मूला से अगर हम लोग कारण के बारे में और थोड़ा सा देखेंगे तो कारण के साथ ये जो फॉर्मूला है ड्रिप वेलोसिटी की जगह पर अगर हम लोग इसको यहाँ पे पुट करेंगे तो और एक नया रिलेशन निकल के आता है। तो रिलेशन आप लोगों के लिए यूजफुल होंगे और कुछ न्यूमेरिकल होंगे या कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछेंगे आप लोगों को, इसलिए मैंने फॉर्मूला जो है आप लोगों को पहले यहाँ पे निकल के दिया है। तो देखो, इसी फॉर्मूला में अगर हम लोग आई के जगह पे यहाँ पे एन ई ए था, वी डी के जगह पे अगर हम लोग इसको पुट करेंगे, वी डी मतलब क्या था, ड्रिप वेलोसिटी, तो यहाँ पे अगर हम लोग इसको पुट करेंगे तो क्या आएगा, E इंटू ई टाउ बाई एम आएगा। तो रिलेशन दिखने में कैसा होगा, आई इक्वल टू एन ई स्क्वायर ए ई टाउ बाई एम। तो ये जो रिलेशन है हम लोग को काफ़ी जगह है जो है बहुत अलग अलग जगह पे ये रिलेशन में यूज होगा। तो इस रिलेशन को आप लोग लिख के रखिए। अभी हम लोग पढ़ेंगे ओम्स लॉ। ओम्स लॉ कैसे करेंगे? ओम्स लॉ क्या था आप लोगों को पता ही है, क्लास 10 में पढ़ा था आप लोगों ने। तो ओम्स लॉ मतलब क्या था, अगर हम लोग यहाँ पे सपोज एक वायर लेंगे हम लोग, इस वायर में हम लोग एक पोटेंशियल डिफरेंस का सोर्स ऐसे कनेक्ट करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस का सोर्स ऐसे कनेक्ट किया और यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस सोर्स, तो क्या होगा, इस वायर के ऊपर ऐसे हम लोगों के पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर, और इलेक्ट्रॉन जो होंगे, ये पोटेंशियल डिफरेंस का जो सोर्स था, ये पोटेंशियल डिफरेंस का सोर्स इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेंगे, पुश करेंगे थ्रू द सर्किट, तो उससे हमको करंट मिलेंगे। तो अभी हमको अगर देखना है तो करंट कैसे निकलेंगे, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से निकलेंगे, ऐसे जाएंगे और फाइनली जो कंडक्टर था, कंडक्टर के थ्रू होके फिर से यहाँ पे आ जाएंगे। तो ओम ने जो हो रहा, ओम ने क्या बोला था इसके रिलेशन में, द पोटेंशियल डिफरेंस, और यहाँ पे बोलेंगे द current flowing through a conductor, the current flowing through a conductor is directly proportional to the applied potential difference at the two ends of the conductor provided the cross section, और ऐसे बोलते तो provided the temperature cross section of wire and atmospheric pressure remains unchanged। मतलब ये अगर कांस्टेंट होगा तभी क्या होगा, जो ओम्स लॉ ने ओम ने जो बोला था पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, हम लोग इसको लिखेंगे द करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस एट द टू एंड्स ऑफ द कंडक्टर प्रोवाइडेड द टेम्परेचर क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर रिमेन्स अनचेंज्ड। मतलब क्या लिखेंगे हम लोग, V इज प्रोपोर्शनल टू I। तो दिस लॉ इज नोन एज ओम्स लॉ, ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ से अगर हम लोग इसको प्रोपोर्शन से हमको हटाएंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे R आएगा। R मतलब आप लोगों को पता ही है, दिस इज रेजिस्टेंस, इट इज ऑल्सो ए प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। तो हमको R इक्वल टू क्या मिलेंगे, V बाई आई। तो ये है ओम्स इक्वेशन, दिस इज योर ओम्स इक्वेशन एंड दिस इज योर ओम्स लॉ। और R इक्वल टू V बाई ये है एग्जैक्ट मैथमेटिकल हमने रिलेशन निकाला है, क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट है। तो हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे,
इसका जो ग्राफ आएगा यहाँ पे आएगा पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ पे आएगा करंट। तो क्योंकि दोनों प्रोपोर्शनल है तो क्या होगा, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग जितना इंक्रीज करेंगे करंट भी क्या होगा उतना इंक्रीज होता जाएगा। तो इसके लिए जो ग्राफ मिलेंगे, द ग्राफ विल बी ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। समझ में आया? सो दिस इज योर वी आई ग्राफ। तो इससे ये जो ग्राफ दे रहा है, दिस ग्राफ एक्चुअली गिव्स यू द रेजिस्टेंस अगेन। ये जो स्लोप है, इस स्लोप द ग्राफ का जो स्लोप होगा, दिस स्लोप ऑफ द वी आई ग्राफ गिव्स यू द रेजिस्टेंस। तो आर इक्वल टू वी बाई हम लोग लिखेंगे स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ, स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ। और इस ये क्या देंगे, स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ देंगे आप लोगों को रेजिस्टेंस। तो अगर ये रिलेशन अभी हमारे पास क्या है, v यहाँ पे है, i यहाँ पे है, तो इस ग्राफ में अगर हम लोग देखेंगे, आप लोग एक काम कीजिए, इसको पॉज करके लिखिए। मैं इसके ऊपर थोड़ा सा डिटेल्स में आप लोगों को बोल रहा हूँ, इसको आप लोग पॉज करके लिखिए। अरे बच्चों ये देखो, यहाँ से मैं यहाँ पे कंटिन्यू कर रहा हूँ। सपोज हमारे पास एग्जाम में दो ग्राफ ऐसे दिएंगे, ये सपोज ये ग्राफ आई है, ये सपोज ग्राफ वी आई ग्राफ है। इसमें सपोज हमारे पास दो ऐसे कॉन्डक्टिंग वायर के बारे में बोलेंगे। सपोज दिस इज वायर ए एंड दिस इज वायर बी। तो इस ग्राफ से हमको क्या पता चल रहा है, द स्लोप ऑफ द वी आई ग्राफ गिव्स यू द रेजिस्टेंस। तो ये मतलब आर मतलब क्या है, दिस इज योर स्लोप ऑफ द वी आई ग्राफ। तो अगर स्लोप जितना ज़्यादा हायर होगा तो क्या होगा, रेजिस्टेंस भी उतना ज़्यादा बड़ा होगा। तो अगर इन ग्राफ में हम लोग देखेंगे तो इसमें क्या होगा, स्लोप ऑफ दिस ग्राफ ए, स्लोप ऑफ दिस लाइन ए दैट इज कंडक्टर इज ग्रेटर देन द स्लोप ऑफ कंडक्टिंग वायर बी। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे स्लोप ऑफ कंडक्टर, स्लोप ऑफ कंडक्टर ए इज हायर देन स्लोप ऑफ कंडक्टर बी, therefore रेजिस्टेंस ऑफ ए इज ग्रेटर देन रेजिस्टेंस ऑफ बी। अगर इसी ग्राफ में अगर हम लोग ऐसे देखेंगे, सपोज इस ग्राफ को उल्टा करके दे दिया आप लोगों को, सपोज अलॉन्ग एक्स एक्सिस आप लोगों को देंगे, यहाँ पे सपोज v दे दिया, यहाँ पे सपोज i दे देंगे। तो ये जो रिलेशन था r इक्वल टू वी बाई आई, ये रिलेशन अभी कैसा दिखेंगे हम लोगों को, ये रिलेशन हमको देखेंगे r ये 1/r हो जाएगा और ये क्या होगा i बाई v हो जाएगा। अगर ऐसा होगा तो मतलब क्या होगा, जितना आप लोगों का जो स्लोप है, स्लोप जितना आप लोगों का कम होगा उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा। तो इस ग्राफ में अगर हम लोग देखेंगे i है अलॉन्ग वाई एक्सिस और पोटेंशियल डिफरेंस है अलॉन्ग एक्स एक्सिस। तो यहाँ पे अगर हम लोग ग्राफ देखेंगे, ये सपोज ग्राफ b है, ये सपोज ग्राफ b है, नहीं तो आप लोग यहाँ पे a लगा सकते हैं, कोई बात नहीं। ये सपोज a है, ये ग्राफ b है। तो इन दोनों में से अगर हम देखेंगे इस रिलेशन के हिसाब से, अगर i यहाँ पे दिया है, v यहाँ पे दिया है, तो इन दोनों में से स्लोप किसका कम है, कंडक्टर बी का स्लोप कम है। तो इस ग्राफ के हिसाब से और इस रिलेशन के हिसाब से जो कंडक्टर बी है इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, आप लोग ध्यान से देखिए, रिलेशन में अगर ग्राफ में आई यहाँ पे अलॉन्ग वाई एक्सिस होगा और पोटेंशियल डिफरेंस देंगे अलॉन्ग एक्स एक्सिस, तभी ये ग्राफ एप्लीकेबल है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे स्लोप ऑफ कंडक्टर बी इज स्मॉलर देन slope of conductor B is smaller than slope of conductor A, therefore resistance of conductor B is greater than resistance of conductor A। तो समझ में आ गया? इसको आप लोग पॉज करके लिखिए, मैं अभी दूसरे पार्ट में जा रहा हूँ। बच्चे यहाँ पे देखो, अभी हम लोग करने जा रहे हैं डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ। तो सपोज हमारे पास ये कंडक्टिंग वायर है, इस कंडक्टिंग वायर का जो लेंथ है वो है L और इसके दोनों एंड हम लोगों ने इस पोटेंशियल डिफरेंस सोर्स जो V है इसके साथ कनेक्ट कर दिया। उसके बाद क्या होगा, ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे सेटअप हो जाएगा। एंड बिकॉज ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रॉन्स विल ड्रिफ्ट फ्रॉम दिस नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द कंडक्टिंग वायर टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द कंडक्टिंग वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड का अपोजिट में से ड्रिफ्ट करेंगे। तो यहाँ पे जो हमको करंट मिलेंगे, वो करंट का रिलेशन क्या था, I इक्वल टू NEA V डी आएगा और इस रिलेशन में, और VD मतलब क्या था हमारे पास, VD इक्वल टू E इंटू E बाई M इंटू ताउ था। अभी E जो था यहाँ पे जो हमको रिलेशन मिलेंगे, E मतलब क्या आएगा, E इक्वल टू पोटेंशियल ग्रेडियंट था ना, सो E इक्वल टू आएगा V बाई L। ये आप लोगों का है E इक्वल टू V बाई L। इस रिलेशन में अगर हम लोग इसको यहाँ पे पुट करेंगे, E आएगा, यहाँ पे आएगा M,
ई के जगह पर अगर हम यहाँ पे वी बाई एल पुट करेंगे तो आएगा वी बाई एल, ये आएगा टाउ। अभी इस रिलेशन को अगर हम लोग इस एक्सप्रेशन में पुट करेंगे तो देखने में कैसा दिखेगा, आई इक्वल टू एन इंटू ई ए, इन प्लेस ऑफ वी डी हम लोग इसको पुट करेंगे। अभी इन प्लेस ऑफ ए वी डी इसको पुट करेंगे, तो ये हमारे पास वी डी था, ये सब यहाँ पे पुट करने के बाद तो यहाँ पे क्या आएगा, ई इंटू वी इंटू ताउ बाई एम एल। तो फाइनली हमको रिलेशन क्या मिल रहा है, यहाँ पे आई एन ई स्क्वायर ए भी ताउ, यहाँ पे आएगा एम एल। अभी अगर हम लोग रेजिस्टेंस चाहिए तो क्या करेंगे, वी बाई करेंगे, तो इस एक्सप्रेशन का हम लोग ऐसे देखेंगे, अभी वी बाई आई कर लेंगे तो क्या आएगा, ये जो एक्सप्रेशन इस तरफ जाएगा तो क्या आएगा देखने में, एम एल बाई एन ई स्क्वायर ए, यहाँ पे आएगा ताउ, और यहाँ पे क्या आएगा, वी बाई आई आएगा। समझ में आ गया ना, एम एल बाई एन ई स्क्वायर ए ताउ यहाँ पे आ गया रेसिप्रोकल होकर, और ये हो गया वी बाई आई। तो वी बाई आई मतलब क्या है हमारे पास, रेजिस्टेंस आर, वी बाई आई मतलब रेजिस्टेंस आर, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं एम एल, और यहाँ पे आएगा एन ई स्क्वायर ए ताउ। तो ये है हम लोगों का रेजिस्टेंस का एक्सप्रेशन। और पोटेंशियल डिफरेंस अभी जो बोला आप लोगों को, ओम्स लॉ, तो ओम्स लॉ ये हमारे पास एक दूसरा रिलेशन है ओम्स लॉ का। तो वी बाई आई इक्वल टू हम लोग ऐसे भी हम लोग निकाल सकते हैं, वी बाई आई इक्वल टू ये ओम्स लॉ के हिसाब से हम लोग इसको भी लिख सकते हैं। एग्जाम में अगर आप लोग आएगा ऐसे डिड्यूस ओम्स लॉ, तो आप लोगों को ये करना है, अगर स्टेट बोलेंगे ओम्स लॉ के बारे में तो स्टेट ओम्स लॉ, तभी आप लोगों को वी प्रोपोर्शनल टू आई लिखना है। अगर डिडक्शन के बारे में बोलेंगे तो इसको आप लोग ऐसे लिखना है। तो अभी ये जो रेजिस्टेंस अभी हमको यहाँ पे मिला है, रेजिस्टेंस एक्चुअली होते क्या है और रेजिस्टेंस एक्चुअली ऑफर कैसे होते हैं, कोई भी कंडक्टिंग वायर के ऊपर जो रेजिस्टेंस होंगे वो रेजिस्टेंस ऑफर कैसे होते हैं आप लोग देखो। यहाँ पे मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ अभी रेजिस्टेंस के बारे में, और थोड़ा सा आप लोगों को कोशिश करता हूँ समझाने के लिए कि रेजिस्टेंस ऑफर कैसे हो रहा है। सपोज हमारे पास ऐसे कंडक्टिंग वायर है, इस कंडक्टिंग वायर के ऊपर बहुत सारे ऐसे पॉजिटिव आयन होंगे, दीज ऑल आर योर पॉजिटिव आयन्स, ये पॉजिटिव आयन्स है, पॉजिटिव आयन्स आर हैवी, ये हैवी आयन्स होते हैं। और जब यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे ऑन द कंडक्टिंग वायर, ये हो गया पोटेंशियल डिफरेंस का सोर्स। तो ये यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन आप लोगों को पहले बोला था, इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे मूव करेंगे, ऐसे ऐसे जाएंगे। तो व्हेन दे आर मूविंग लाइक दिस, दे विल बी कोलाइडिंग विद द आयन्स और विद द एटम्स ऑफ द कंडक्टर ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। सो जब वो सब मूव करते टाइम, जब वो सब का जो कॉलिजन होते हैं ना यहाँ पे विद द इलेक्ट्रॉन्स, अदर इलेक्ट्रॉन हो सकता है, नहीं तो विद द आयन्स हो सकता है, नहीं तो विद द एटम हो सकते हैं, दैट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं रेजिस्टेंस, it is the opposition offered by the ions, उसके बाद इलेक्ट्रॉन बोल सकते हो, आयन्स, इलेक्ट्रॉन्स और एटम्स on the surface of a conductor to the, यहाँ पे स्टेटमेंट कैसे लिखा था, it is the opposition offered by the ions, electrons or atoms on the surface of a conductor to the, किसको ये ऑपोजिशन ऑफर करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को ऑफर करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टू ए कंडक्टर टू द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स को जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो ऐसे जाते रहेंगे ना फ्रॉम द नेगेटिव टर्मिनल टू द पॉजिटिव टर्मिनल अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो क्या होगा, जो ये अपोजिशन मिल रहा है, मतलब जो काइंड ऑफ रेजिस्टेंस मिल रहा है ना, तो ये रेजिस्टेंस किससे मिल रहा है, आयन्स के साथ कॉलिजन हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स के, उसके बाद एटम्स के साथ हो रहा है, और दूसरे जो इलेक्ट्रॉन है ऑन द सर्फेस ऑफ द कंडक्टर उसके साथ भी हो रहा है। तो वो सभी मिलकर जो है रेजिस्टेंस को प्रोड्यूस करता है ऑन द सर्फेस ऑफ द कंडक्टर, इसी को बोलते हैं रेजिस्टेंस। तो ये हो गया टू द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गया। लेकिन अभी इलेक्ट्रॉन्स किस तरफ मूव कर रहे हैं, फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू द पॉजिटिव टर्मिनल। ये नहीं लिखने से भी प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ तक आप लोग लिखने से अगर समझ में आ गया तो ठीक है। अभी रेजिस्टेंस का जो एसआई यूनिट हो गए, हम इसको कैसे लिखेंगे, रेजिस्टेंस मतलब क्या होता है, एसआई यूनिट आप लोग को पता ही है, ये एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस वो क्या है,
वो है वोल्ट पर एम्पियर ना, वोल्ट पर एम्पियर मतलब क्या होते हैं ओम। R इक्वल टू V बाई आई, तो क्या होगा ये ओम आएगा, ओम। तो दिस इज योर SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। इसको आप लोग पॉज करके लिखिए। ये जो भी आप लोग को यहाँ पे दे रहा हूँ, इन सभी पॉइंट्स पे ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये सभी पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इन सभी पॉइंट्स के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप लोग अच्छे से लिखिए इसको। बच्चा भी इस टॉपिक को देखो, रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ये आप लोगों को क्लास 10 में भी मिला हुआ था। तो ये पता है आप लोगों को, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई क्रॉस सेक्शनल एरिया और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर। तो इससे हमको क्या मिलेंगे, एक इक्वेशन मिलेंगे, वो है R इज प्रोपोर्शनल टू L बाई A। तो ये प्रोपोर्शनल सिंबल अगर हम लोग रिमूव करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे कांस्टेंट आएगा, प्रोपोर्शनली कांस्टेंट, जिसको हम लोग बोलते हैं रेजिस्टिविटी। तो ये जो रेजिस्टिविटी हमको मिला है, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर और प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे रेजिस्टिविटी, ये क्या है, रेजिस्टिविटी जो रो सिंबल इसको बोला जाता है, रो सिंबल। तो रो मतलब ये सिंबल RHO, रो से इसको बोला जाता है रो। तो इसका मीनिंग है रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी इज ए प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। तो इसको जो ये जो प्रॉपर्टी है मटेरियल का रेजिस्टिविटी, इसको हम लोग मैकेनिकली चेंज नहीं कर सकते। मतलब अगर हम लोग कोई भी वायर कोई भी ऐसे वायर होगा, उसको हम लोग अगर डायमेंशनली चेंज करने की कोशिश करेंगे, मतलब उसका सपोज लेंथ इंक्रीज कर दिया, नहीं तो एरिया चेंज कर दिया, तो क्या होगा, डायमेंशनली चेंज हो रहा है, मतलब लेंथ चेंज हो सकता है, एरिया चेंज हो सकता है, लेकिन तब भी रेजिस्टिविटी जो है वो चेंज नहीं होगा। रेजिस्टिविटी कैसे चेंज किया जा सकता है, दो तरीके से। इधर यू हैव टू ऐड सम अदर मटेरियल विच द ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मटेरियल। सपोज हम लोग कॉपर लिए, कॉपर के साथ अगर सपोज तुमने एल्यूमिनियम मिक्स कर दिया, तो जो एलॉय बनेंगे उससे रेजिस्टिविटी चेंज हो सकता है। नहीं तो कॉपर के जो वायर होगा, कंडक्टिंग वायर होगा या एल्यूमिनियम वायर होगा, उसमें अगर हम लोग टेम्परेचर बहुत ज़्यादा चेंज कर देंगे, तब भी क्या होगा, उस मटेरियल का रेजिस्टिविटी चेंज हो सकता है। मतलब रेजिस्टिविटी कैन बी चेंज ओनली बाय चेंजिंग इट्स टेम्परेचर और बाय एलॉइंग इट विथ अदर मटेरियल और अदर मेटल्स। तो रेजिस्टिविटी यूजुअली हम लोग मैकेनिकली तो चेंज नहीं कर सकते। यहाँ पे लिखा है इसलिए रेजिस्टिविटी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, एंड यहाँ पे लिख सकते हैं इट कैन नॉट बी चेंज्ड mechanically, it cannot be changed by changing length or cross section of conductor। लेकिन कैसे चेंज करेंगे, बाय चेंजिंग द टेम्परेचर और बाय एलॉइंग विथ अदर मेटल। तो यहाँ पे लिखेंगे रेजिस्टिविटी कैन बी चेंज, यहाँ पे आप लोग पैराग्राफ चेंज करके लिख सकते हैं, रेजिस्टिविटी कैन बी चेंज्ड विथ टेम्परेचर और alloying it with अदर मेटल। मतलब कोई भी मेटल अगर दूसरे मेटल के साथ हम लोग एलॉय कर देंगे तो उसका जो रेजिस्टिविटी है वो चेंज हो सकता है। अभी ये जो इक्वेशन हमको मिला है R इक्वल टू रो L बाई ए, R इक्वल टू हमको ये भी इक्वेशन मिला था, देखो आप लोग, ये जो पहले हम लोगों ने लिखा था R इक्वल टू ML बाई NE स्क्वायर ए ताऊ। तो अगर हम लोग इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये जो रो है यहाँ पे अगर हम लोग ऐसे देखेंगे, R यहाँ पे जो M और यहाँ पे था NE स्क्वायर और टाउ, और यहाँ पे होगा L बाई ए। तभी देखो यहाँ पे भी L बाई है, यहाँ पे भी L बाई है। तो दोनों इक्वेशन को हम लोग कंपेयर करेंगे, तो कंपेयर करने के बाद क्या देखेंगे, यहाँ पे सपोज ये इक्वेशन नंबर ये 1 है, ये सपोज इक्वेशन नंबर 2 है। तो इसको अगर दोनों को अगर कंपेयर करेंगे तो क्या देखेंगे आप लोग, इन दोनों को कंपेयर किया, देखो इन दोनों को अगर कंपेयर करेंगे तो क्या आएगा, रो इक्वल टू क्या मिलेंगे, ये पार्ट मिलेंगे। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे रो इक्वल टू M, यहाँ पे आएगा NE
स्क्वायर बाई टाउ। तो ये है आप लोगों का रेजिस्टिविटी का फार्मूला। दूसरा फार्मूला जो यहाँ पे से जो है रेजिस्टिविटी है, इससे आप लोग रो इक्वल टू आर ए बाई एल लिख सकते हैं। नहीं तो ये भी हमारा एक फार्मूला है। इस फार्मूला को भी ऊपर बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने फार्मूला आपको यहाँ पर दे दिया। और ये जो फार्मूला था हमारे पास, इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, रो इक्वल टू, इसको हम लोग लिखेंगे रो इक्वल टू आर इंटू ए बाई एल, यहाँ पे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे एल लिखो। तो रेजिस्टिविटी का जो एसआई यूनिट आएगा वो क्या आएगा, यहाँ पे लिख सकते हैं एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, वो क्या आएगा, ओम मीटर आएगा। तो यहाँ पे आप लोगों को पता ही है, रेजिस्टेंस का यूनिट आएगा ओम, एरिया का आएगा मीटर स्क्वायर और लेंथ का आएगा मीटर। तो मीटर एक कैंसिल होकर यहाँ पे रह जाएगा ओम मीटर। तो ये है रेजिस्टिविटी का एसआई यूनिट। आप लोगों को अच्छे से ये जो रिलेशन है, ये रिलेशन भी आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। इसके ऊपर भी बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं और थोड़ा डिटेल में जाऊँगा। अभी रेजिस्टिविटी के जो रेसिप्रोकल है कंडक्टिविटी, उसके ऊपर अभी जा रहा हूँ। ये पूरा पार्ट जो है भी आप अच्छे से आप लोग लिख लीजिए। बच्चे भी रिलेशन में देखो, अभी जो हमको मिला था रेजिस्टिविटी इक्वल क्या था, एम एन ई स्क्वायर बाई एम बाई एन ई स्क्वायर टाउ। टाउ मतलब क्या है, रिलैक्सेशन टाइम। ई मतलब चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और एन नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए मटेरियल। तो इनमें से अगर हम लोग देखेंगे, ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन हम लोग चेंज नहीं कर सकते, मतलब ये दोनों कांस्टेंट है। तो मतलब क्या है, रेजिस्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, और ऐसे बोल सकते हैं इट इज़ डिपेंडेंट अपॉन द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, या जो भी आप लोग बोलोगे। तो रेजिस्टिविटी डिपेंड्स अपॉन द मटेरियल। तो इसका मीनिंग क्या है, लिखो, रेजिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए मटेरियल। मतलब इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन का नंबर डेंसिटी के ऊपर डिपेंड करेगा रेजिस्टिविटी। और ये जो दूसरा रिलेशन है, रेजिस्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिलैक्सेशन टाइम, और ऊपर से रिलैक्सेशन टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, टी फॉर टेम्परेचर मैंने वहाँ पे लिख के दिया है। तो ये जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर जितना इंक्रीज होगा तो रिलैक्सेशन टाइम क्या होगा, डिक्रीज होगा। रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज होगा मतलब क्या है, ये अगर हमारे पास एक कंडक्टिंग वायर है, सपोज ये कंडक्टिंग वायर है, इस कंडक्टिंग वायर में सपोज पहले नॉर्मल सपोज टेम्परेचर 30 डिग्री था, सपोज 30 डिग्री में टेम्परेचर जो है इलेक्ट्रॉन सपोज ड्रिफ्ट करके इतना डिस्टेंस सपोज आ गया था, ये सपोज यहाँ से लेके यहाँ तक आ गया। टेम्परेचर सपोज 30 डिग्री से सपोज 80 डिग्री हो गया, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स को थोड़ा ज़्यादा टेम्परेचर जो होगा काइनेटिक एनर्जी मिलेगा बिकॉज ऑफ द हीट एनर्जी इंक्रीजेस। तो क्या होगा, ये ज़्यादा फ्रीक्वेंटली मूव करने से क्या होगा, यहाँ पे ये जो देखो, यहाँ से लेके सपोज इनिशियली यहाँ से सपोज ये पॉइंट ए, ये सपोज पॉइंट बी है, ए से अगर बी आ रहा है, तो टेम्परेचर बढ़ने के बाद इसके बाद काइनेटिक क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा। व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस काइनेटिक एनर्जी ऑल्सो इंक्रीजेस। तो इससे क्या होगा, ये बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली क्या होगा, स्पीड से ट्रेवल करेगा। तो उसके बाद क्या होगा, इसके साइड में जो भी कोई भी एटम होगा, यहाँ पे कोई भी आयन होगा, कोई भी दूसरा इलेक्ट्रॉन होगा, उसके साथ ये फ्रीक्वेंटली कोलिजन करना शुरू कर देंगे। तो मतलब क्या होगा, ये पहले अगर ए से बी तक आ रहा था, ये सपोज लेंथ जितना है पाथ, इससे क्या होगा, ये कम डिस्टेंस पाथ जो है, कम लेंथ का जो पाथ है वो ट्रेवल करेगा एंड फ्रीक्वेंटली वो कोलिजन करेगा। और टेम्परेचर सपोज 80 से और ज़्यादा हो गया, सपोज 90 हो गया, इसका टेम्परेचर और ज़्यादा हो गया, ये जो पाथ लेंथ है, पाथ लेंथ और थोड़ा क्या होगा, कम हो जाएगा। पाथ लेंथ कम होना मतलब क्या है, ये ज़्यादा फ्रीक्वेंटली क्या है, ये कोलिजन कर रहा है, तो मतलब वो ज़्यादा फ्री पाथ वो ट्रेवल नहीं कर रहा है। तो इसी का नाम क्या था, मैंने आप लोग बोला था रिलैक्सेशन टाइम। तो रिलैक्सेशन टाइम मतलब क्या था, द टाइम फॉर व्हिच इज डज नॉट सफर कोलिजन। तो जितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा वो ज़्यादा फ्रीक्वेंटली कोलिजन वो होगा, ऑकर करेगा ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। तो क्या होगा, ये अगर ज़्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, ये कम होगा, और ये अगर कम होगा तो ये क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे, रेजिस्टिविटी डिपेंड्स अपॉन द रिलैक्सेशन टाइम, एंड टेम्परेचर अगर इंक्रीज होगा तो क्या होगा, रेजिस्टिविटी भी क्या होगा, चेंज होगा। तो इसके लिए दूसरे फार्मूला आपको मिल जाएंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में। तो ये जो अभी फार्मूला है इसको आप लोग अच्छे से देखिए, रिलैक्सेशन टाइम डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर और रेजिस्टिविटी डिपेंड्स अपॉन रिलैक्सेशन टाइम लाइक दिस। तो ये हो गया। अभी कंडक्टिविटी अगर हम लोग देखेंगे, कंडक्टिविटी इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। तो मतलब ये जो एक्सप्रेशन था, इसका रेसिप्रोकल होने से क्या होगा, सिग्मा इक्वल टू क्या आएगा, सिग्मा मतलब क्या है, कंडक्टिविटी है,
इट इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, तो सिग्मा इक्वल टू एन ई स्क्वायर टाउ बाई एम है। तो यहाँ पे अगर फिर से हम लोग एक कांस्टेंट पार्ट हटा देंगे तो क्या आएगा, कंडक्टिविटी इज प्रोपोर्शनल टू द रिलैक्सेशन टाइम, मतलब रिलैक्सेशन टाइम अगर टेम्परेचर अगर ज़्यादा होगा तो क्या होगा, रिलैक्सेशन टाइम क्या होगा, टेम्परेचर ज़्यादा होने से रिलैक्सेशन टाइम क्या होगा, कम होगा। रिलैक्सेशन टाइम कम मतलब क्या होगा, ये जितना कम होगा कंडक्टिविटी क्या होगा, कम हो जाएगा। तो मतलब क्या होगा, रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगा। और इसमें अभी जो लिखा था आप लोगों को, ये पार्ट जो है रेसिप्रोकल करके यहाँ पे दे दिया, सिग्मा इज मतलब कंडक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर डेंसिटी ऑफ द कंडक्टर। तो ये है आप लोगों का ये पार्ट में से, इसको आप लोग पॉज करके लिखिए। मैं एक न्यूमेरिकल दे रहा हूँ आप लोगों को। बच्चे हम लोग ये जो रिलेशन था कंडक्टिविटी और टेम्परेचर के ऊपर, इसमें कभी कभी क्वेश्चंस पूछा जा सकता है ग्राफिकली। तो इसका ग्राफ जो होगा ये क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ये ग्राफ आप लोगों को ड्रॉ करके लिखिए। तो इसमें अभी जो बोला आप लोगों को, टेम्परेचर जितना इंक्रीज हो जाएगा वो क्या होगा, कंडक्टिविटी डिक्रीज होगा, मतलब रेजिस्टिविटी इंक्रीज होगा। तो इसको आप लोग पॉज करके लिखिए। बच्चे भी यहाँ पे देखो, न्यूमेरिकल में जाने से पहले हम लोगों को ये सब थोड़ा सीखना होगा। ये रेजिस्टेंस जो है हमारे पास एक कंडक्टिंग वायर होते हैं, ये हमारे पास एक कंडक्टिंग वायर है, इसका लेंथ है L और इनिशियल रेजिस्टेंस R है, इसका रेजिस्टिविटी रो और क्रॉस सेक्शन है A। तो आप लोगों ने क्लास टाइम में भी ऐसे कुछ न्यूमेरिकल किए थे, अभी आप फिर से देखो। सपोज इस वायर को हम लोग थोड़ा सा ऐसे खींच के स्ट्रेचिंग करके लेंथ इसको जो है इसका इंक्रीज कर दिया, L डैश हो गया। तो जब लेंथ इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, उसका क्रॉस सेक्शन जो है वो भी चेंज होगा, लेकिन रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होते। और जो वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल, मतलब इस कंडक्टिंग वायर में जितना वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल है और कंडक्टिंग वायर में, इसमें भी सेम वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल रहेगा। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है अभी आप लोगों के लिए। तो अभी ये देखो, ये इनिशियल रेजिस्टिविटी था, मतलब रेजिस्टेंस था फॉर दिस कंडक्टिंग वायर व्हेन इट वाज अनस्ट्रेच्ड, मतलब ये ओरिजिनल कंडीशन में था। स्ट्रेचिंग करने के बाद जो नया रेजिस्टेंस आएगा वो है R डैश इक्वल टू रो L डैश बाई A डैश, मतलब लेंथ भी चेंज हो गया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी चेंज हो गया। तो ये हो गया। इन दोनों का अगर हम लोग रेशियो निकालेंगे तो हमारे पास ऐसा इक्वेशन निकल के आते हैं, क्योंकि रेजिस्टिविटी दोनों में सेम होते हैं, कैंसिल हो जाएगा। तो R डैश बाई R अगर हम लोग नया ये लेंगे, ये है न्यू रेजिस्टेंस, ये है ओरिजिनल जो है पुराना वाला ओरिजिनल रेजिस्टेंस। तो ये रिलेशन कैसे लिखेंगे, L डैश बाई A डैश और ये आएगा A बाई L। तो इसको थोड़ा सा सेंस करके हम लोग ऐसे लिख दिया, लेंथ बाई लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बाई एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो ये है हमारे पास बेसिक जो इक्वेशन है ये। अभी ये इक्वेशन जो है हम लोग दो केसेस में इसको अप्लाई करेंगे। तो पहला हम लोगों को क्वेश्चन में क्या पूछा जाता है, सपोज हमारे पास जो वायर है उसको सपोज जो लेंथ इनिशियली L था, उसका सपोज लेंथ हम लोगों ने n टाइम्स चेंज करके, मतलब n टाइम्स इंक्रीज करके उसका जो लेंथ है वो NL टाइम इंक्रीज कर दिया। अगर NL टाइम उसका लेंथ इंक्रीज कर देंगे, अभी क्या बोला था मैंने, इसका लेंथ कितना भी इंक्रीज हो जाए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना भी चेंज हो जाए, लेकिन वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल बिफोर एंड आफ्टर सेम रहेगा। इस कंडक्टिंग वायर में जितना वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल था, मतलब A इंटू L जो था, यहाँ पे क्या होगा, A डैश इंटू L डैश सेम रहेगा। तो उसी के बेसिस पे मैंने यहाँ पे लिखा है A डैश L डैश इक्वल टू AL, दैट मीन्स वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर इज सेम। तो इसके बेसिस पे जो चेंज हो रहा है अभी क्रॉस सेक्शन, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं A डैश बाई A और यहाँ पे लिखेंगे L बाई L डैश। और इसमें जो L डैश था, L डैश मतलब क्या है, यहाँ पे हमारे पास NL है। अगर L डैश के पास यहाँ पे प्लेस में हम लोग NL पुट करेंगे तो ये L EL कैंसिल होकर यहाँ पे क्या रह जाएगा, 1 बाई N रह जाएगा। अभी ये जो एक्सप्रेशन हमको मिला है ना, ये देखो A डैश बाई A इज इक्वल टू L बाई L डैश। तो जहाँ जहाँ हम लोग को A डैश बाई A मिलेंगे या L बाई L डैश मिलेंगे, दोनों क्योंकि इक्वल है, तो हम लोग ऐसे डायरेक्टली लिख सकते हैं L बाई L डैश इज इक्वल टू A डैश बाई A हम लोग लिख सकते हैं। अभी ये जो रिलेशन है, क्योंकि दोनों इक्वल है और यहाँ पे 1 बाई N लिखा है दोनों के रिलेशन में, इसलिए अभी ये करने के बाद, मतलब जो रेजिस्टेंस जो लेंथ था, लेंथ हम लोगों ने n टाइम इंक्रीज करने के बाद जो रेजिस्टेंस वायर में चेंज होगा वो कितना चेंज होगा, देखो इक्वेशन 1 के जो ये फार्मूला था, इस फार्मूला में हम लोगों ने ये पुट कर दिया। यहाँ पे क्या था, L डैश बाई L, ये L डैश बाई L A बाई A डैश, इसमें ये रेसिप्रोकल करके यहाँ पे लिखा है ना, तो मैंने इसमें लिख दिया। रेसिप्रोकल होने से क्या होगा, L डैश बाई L मतलब क्या होगा, ये n हो जाएगा, A बाई A डैश मतलब क्या होगा, n हो जाएगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है इस रिलेशन में L डैश बाई L मतलब क्या आएगा, n, इसके लिए भी क्या आएगा, n आएगा। तो n इंटू n मतलब हो गया n स्क्वायर। तो जो न्यू रेजिस्टेंस होगा हमारे पास वो क्या होगा, n स्क्वायर टाइम्स क्या होगा, ओरिजिनल रेजिस्टेंस से इंक्रीज हो जाएगा। तो यही आप लोगों का बेसिक फार्मूला, मतलब ये कॉन्सेप्चुअल पॉइंट है, इसको आप लोग अच्छे से देखिए। एग्जाम में क्वेश्चन में ये सब पूछा जाता है, बहुत इजीली आप लोग इससे आंसर दे पाएंगे। तो ये कंडीशन क्या था, व्हेन द लेंथ ऑफ द वायर इज इंक्रीज बाय n टाइम्स।
और कभी कभी क्या होता है, जो वायर का क्रॉस सेक्शन है उसको रेडियस के फॉर्म में ऐसे सेंस किया जाता है। तो दूसरा केस यहाँ पे दिया है, व्हेन वायर इज ट्रेस्ड टू मेक रेडियस 1/n टाइम्स, तब रेजिस्टेंस कैसे चेंज होंगे। तो रेजिस्टेंस यहाँ से कैसे चेंज होंगे, R डैश इज इक्वल टू सपोज R/n हो जाएगा, क्योंकि 1/n टाइम्स हम लोगों ने क्या हुआ, सब क्या होगा, कम हो गया, क्योंकि लेंथ जितना ऐसे इंक्रीज होगा, ये जो एरिया क्रॉस सेक्शन होगा वो क्या होगा, ऐसे धीरे धीरे क्या होगा, ऐसे कॉन्स्ट्रिक्टेड हो जाएगा। तो इसलिए ये क्या होगा, थोड़ा सा कम हो जाएगा। इसलिए मैंने लिखा है लेंथ अगर n टाइम इंक्रीज होगा तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन या रेडियस कितना होगा, 1/n टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख दिया है, इसलिए R डैश इज इक्वल टू R/n। फिर से इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग अप्लाई करेंगे, वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर दोनों में सेम रहेगा। तो अभी हम लोग लिखेंगे L डैश बाई L और ये क्या होगा, A/A डैश। ये जो अभी बोला ना, दोनों अगर इक्वल है तो ये जो फॉर्मूला हमारे पास था इक्वेशन नंबर 1, फिर से इक्वेशन में हम अप्लाई करेंगे। तो ये इस फॉर्मूला में L डैश बाई L के जगह पे हम लोगों ने क्या लिख दिया, A/A यहाँ पे लिख दिया, A/A डैश लिख दिया। तो यहाँ पे हमको क्या मिल रहा है अभी, A/A डैश, और यहाँ पे भी मिल रहा है A/A डैश। तो दोनों मिला के हम लोग क्या करेंगे, A² A² मिलेंगे। मैं फिर से इसको रिपीट कर रहा हूँ, आप लोगों को कन्फ्यूजन हो सकता है। यहाँ पे जो इक्वेशन नंबर 1 में जो फॉर्मूला था L डैश बाई L, इसके जगह पे हम लोगों ने क्या लिख दिया, A/A डैश। इस फॉर्मूला में, यहाँ पे इस फॉर्मूला में हम लोगों ने ये लिख दिया, क्योंकि यहाँ से हमको ये मिल रहा है L डैश बाई L। सिंपली ये देखो L डैश बाई L इक्वल टू क्या आएगा, A/A डैश आएगा। तो इसको ऐसे लिख दिया। तो ये जो अभी करने के बाद क्या आएगा, A मतलब क्या होगा, एरिया। तो यहाँ पे आएगा πr², ऊपर ये स्क्वायर यहाँ पे है, फिर से इसका एरिया आएगा पाई R², यहाँ पे स्क्वायर आएगा। अभी R डैश मतलब क्या था हमारे पास, R/n। तो यहाँ पे अगर हम लोग R/n पुट करेंगे तो क्या आएगा, ये स्क्वायर पहले से था, तो R⁴ बाई यहाँ पे n था ना, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, R डैश के जगह पे R था ना यहाँ पे, क्योंकि ये स्क्वायर है, तो इसलिए ये क्या होगा, R⁴ बाई n⁴ आएगा। कैंसिलेशन करने के बाद आएगा n⁴ पर जाएगा। तो क्या आएगा, जो न्यू रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा, n⁴ टाइम्स क्या होगा, ये इंक्रीज हो जाएगा। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। तो आज इस वीडियो में यहीं पे हम लोग ख़त्म करते हैं। मैं न्यूमेरिकल करने वाला था, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में जो हम लोग अच्छे से न्यूमेरिकल करेंगे। आज आप लोगों को जो भी सिखाया, ओम्स लॉ के बारे में, रेजिस्टेंस के बारे में, कंडक्टेंस के बारे में, कंडक्टिविटी के बारे में, रिलैक्सेशन टाइम और जो कंडक्टिविटी से रिलेशन है, अभी जो सब जो आप लोगों को दिया, इन सभी फॉर्मूलाज को लेके हम लोग बहुत अच्छे से न्यूमेरिकल करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बेसिकली वो क्या होगा, न्यूमेरिकल पे ही होगा, फोकस होगा नेक्स्ट वीडियो। आप लोग अच्छे से वीडियोज़ को फॉलो करते रहिए, और ये सब जो है अच्छे से आप लोग नोट कीजिए और वीडियोज़ को फॉलो करते रहिए। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड इंस्पायर मी टू मेक और मोर बेटर वीडियोज़ फॉर यू। आज के लिए इतना ही, अच्छे से पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।